हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट में पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट का 6वां सेशन है। आज की प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आए दिन किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। अजैविक घटक को ही भौतिक घटक कहते हैं, यानी ऐसा घटक जो निर्जीव होता है। तो इसमें जैविक घटक में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटनकर्ता होते हैं। जबकि अजैविक घटक में यानी भौतिक घटक में अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक, जलवायु, तापमान, वर्षा, जितने भी निर्जीव चीज़ें जो पर्यावरण में हैं, जो किसी भी जीव को प्रभावित करती हैं, वो अजैविक घटक होता है। तो इसमें पूछा है भौतिक घटक कौन सा है, तो प्रवाहित जल है, ये अजैविक है, यानी यह भौतिक घटक है। तो इसका उत्तर प्रवाहित जल होगा। अगला प्रश्न, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है। यानी जो वन का एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है। क्या वह उत्पादक है, या फिर उपभोक्ता है, या फिर वो अपघटक है। तो जो कवक होता है यानी जो फंगस होता है, कोई भी जो डेड बॉडी होती है, फंगस एक अपघटनकर्ता का कार्य करता है, एक अपघटक है, डिकम्पोजर जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। यानी कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। क्या वो नदी, समुद्र, वेटलैंड या फिर खेत। खेत जो है यह मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, चाहे वो छमाही फसल हो, चाहे वो साल भर की फसल हो। फसल का एक निश्चित कार्यकाल होता है, एक निश्चित समयकाल होता है। उसी कार्यकाल के दौरान, उसी समय में जो है वहाँ पे पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई हरा फसल है, कोई फसल बोई गई है, उस पर कीड़े होंगे, छोटे छोटे कीड़े होंगे। उन कीड़ों को खाने के लिए मेढक होंगे और तमाम छोटे छोटे जीव होंगे। उसको खाने के लिए सांप होंगे, सांप को खाने के लिए चील होगा, बाज होगा या फिर मोर होगा। तो यानी ये पूरा इकोसिस्टम बन जाता है जब तक कि वो फसल वहाँ पे रहती है। फसल साफ़ होती है, फिर वो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है, फिर नया फसल आता है, फिर नया इकोसिस्टम बनता है। तो जो कृत्रिम पूछा है, तो कृत्रिम है खेत का पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में है। क्षुद्र ग्रह यानी एक ऐसे ग्रह होते हैं जो 2 ग्रहों के बीच में होते हैं, और ये छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं। यानी कि ग्रहों के टुकड़े जो होते हैं वो 2 ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं ग्रहों की भांति, वही होते हैं क्षुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में विराजमान होते हैं क्षुद्र ग्रह। ये छोटे छोटे कण हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में हैं, और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी खूबसूरत उद्यान है, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी जो काजरी है, यह स्थित है जोधपुर में। मरुस्थलीय क्षेत्र में उसके मरुस्थल के विकास के लिए, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए, वहाँ पे उत्पादन बढ़ाने के लिए, वहाँ पे पानी की पहुँच के लिए, वहाँ के फसल किस प्रकार के वहाँ पे फसल होते हैं, वैसे बीज का अनुसंधान करने के लिए एक अनुसंधान है जो है मरु अनुसंधान, वह है जोधपुर में। अगला प्रश्न, गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। गिद्ध संरक्षण परियोजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था विलुप्त हो रहे गिद्ध की ये जो प्रजाति है, इसको बचाना। मवेशी जो जानवर होते थे, वो मवेशी जानवरों के मरने के पश्चात उनकी जो बॉडीज होती हैं वो पर्यावरण में पड़ी रहती हैं, तो वो प्रदूषण का कार्य करेंगी। जो गिद्ध होते हैं डेड बॉडीज़ को खाते हैं और उसको खाकर नष्ट कर देते हैं, इसलिए गिद्धों को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। वही मवेशी जानवर जब बीमार होते हैं तो उनको कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो उनको दी जाती है। तो उसमें एक क्लोरोफिनेक, वो दवाइयाँ जो थी गिद्धों के प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालती थी, जिसकी वजह से इनकी प्रजनन क्षमता कम होती चली गई और आज वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इनके बचाव के लिए गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई जो है 2004 से। अगला प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था वो आयोजित कब किया गया था और कहाँ से किया गया था। तो ये सम्मेलन जो है सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, 5 जून को पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था।
यानी कि इनमें से कौन सा सम्मेलन है जिसमें घोषित किया गया था कि प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वो था स्टॉकहोम सम्मेलन। ये अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है? यानी इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें जिन्हें कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे HFCs कहते हैं, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और ओजोन, ये सभी गैसें पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। इसके लेयर की वजह से जो सूर्य का जो तापमान है, जो टेम्परेचर सूर्य का प्रकाश आता है, वो धरातल से टकराकर बहुत कम मात्रा में रिटर्न जा पाता है, और इस तापमान के वापस न जाने की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसके लिए जो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस होती है वो थे कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HCFC और ओजोन, ये सभी उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाया जाता है? तो भारत में से जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन ऐसा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य करते हैं, उसके संरक्षण के लिए बेहतर कार्य करते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उन्हें दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई थी राजस्थान की महिला थी, जो मारवाड़ क्षेत्र यानी कि जो वर्तमान का जोधपुर क्षेत्र है, वहाँ पे एक गांव था खेजड़ली गांव। 1730 में वहाँ पे एक घटना घटती है कि वहाँ के राजा जो थे अजीत सिंह, उस समय बाहर कहीं गए थे, उनके जो मंत्री थे वो वृक्षों को काटने के लिए भेजे थे, अपने सैनिकों को वृक्ष काटने के लिए भेजे थे। वहाँ की जो अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 बेटियाँ आंसू, रानी, भागू, उनके साथ साथ लगभग 363 लोग लगभग थे, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी थे, जो वृक्षों को काटने के विरोध में वृक्षों को आकर पकड़कर लिपट गए। सैनिकों ने वृक्षों के साथ साथ इन महिलाओं और बच्चों यानी जो जितने भी लोग वहाँ पे थे, लगभग कहा जाता है कि 363 लोगों की वहाँ पे हत्याएं हो गई, यानी कि वृक्षों के साथ साथ उन्हें भी काट दिया गया। तो उनके इसी साहस के लिए उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार घोषित किया गया, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, और उसकी राशि जो है 1 लाख रुपये है। अगला प्रश्न, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यानी इसमें से कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण का संकट माना जाता है? तो वह है यूकेलिप्टस, जिसे अपने यहाँ सफ़ेदा कहते हैं। सफ़ेद सफ़ेद इसका तना होता है, इसलिए इसे सफ़ेदा कहते हैं। सफ़ेदा की जड़ें जो है काफ़ी गहराई तक जाती हैं और अंदर के पानी को लाकर, जिसका इवेपोरेशन की वजह से धरातल का पानी जो है नष्ट होता है, इसलिए इसे पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है या पर्यावरण का संकट भी माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह यानी जो आर्टिफिशियल उपग्रह होते हैं वो कहाँ स्थापित होते हैं, किस मंडल में स्थापित होते हैं? यानी वायुमंडल के किस परत में यानी किस मंडल में जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं? आइए देखते हैं सभी मंडलों को। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, वर्षा का होना, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में वायुयान का उड़ना और वहाँ पे ओजोन लेयर भी पाई जाती है। उसके ऊपर होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है ताप मंडल, उसके बाद होता है बहिर्मंडल यानी कि जो बाहरी मंडल होता है। इसी बाह्य मंडल में स्थापित किया जाता है जो मानव द्वारा आर्टिफिशियल उपग्रह होते हैं। तो इसका उत्तर हो गया वायुमंडल। अगला प्रश्न, आकाश का नीला किसके कारण दिखाई देता है? यानी आकाश के नीला दिखाई देने का क्या कारण है, सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो यह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में जो जल की बूंदें होती हैं या फिर जो धूल के कण होते हैं, प्रकाश की किरणें उससे टकराकर रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष से जब धरती पे देखा जाता है तो नीचे आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि जो ये वर्षा की बूंदें या फिर जो बादल संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, और जब आप क्षोभ मंडल के ऊपर जब नीचे देखते हैं तो वो प्रकीर्णन नहीं दिखता है, जिसकी वजह से आकाश का रंग काला दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? ये 2023 का डाटा है,
कि विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा लाहौर। लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है। अगला प्रश्न, भारत में वृक्षों का आदमी यानी कि ट्री मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया का प्रारंभ हो जाता है मुख से। मुख में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका पाचन लार के माध्यम से शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है स्टमक में। स्टमक में लगभग 4 घंटे तक भोजन का पाचन होता है। उसके बाद ज़्यादा जो पूछे कि अगर पाचन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो सर्वाधिक होता है छोटी आंत में। उसके बाद में जाता है बड़ी आंत में। उसके बाद जो है पूर्ण रूप से पच जाता है। तो इसका उत्तर होगा पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है मुख से। अगला प्रश्न, जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है, यानी कि डाइजेशन के समय शरीर के किस अंग में जल और खनिज का अवशोषण होता है, तो इसका उत्तर होगा बड़ी आंत में। आइए इसको देखते हैं। डाइजेशन के दौरान जो सर्वाधिक डाइजेशन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद जो भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, वो जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये इसको ध्यान में रखिएगा कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें जो खनिज होते हैं या फिर जो पानी होते हैं, जो जल होते हैं, वो बड़ी आंत द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो ओणम त्यौहार है केरल राज्य का। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में होते हैं रंग 7। आप ये देख सकते हैं, अक्सर आप लोग भी देखे होंगे कि आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है। इसमें जो 7 प्रमुख रंग हो गए होते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न, पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, यानी कि पीलिया कब होता है। वैसे बच्चों में पीलिया तो आम बात होती है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन जब बड़ों में पीलिया होती है तो उसका प्रमुख कारण होता है कि लीवर का डिसफंक्शन होना। आइए पीलिया के बारे में जानते हैं। जब ब्लड में बिलिरुबिन नामक प्रोटीन होती है, जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है तो त्वचा पीला होने लगती है। त्वचा पीला होने के बाद जैसे आँख के नीचे पीला दिखना, स्किन का सभी पीला दिखना, ये सब पीलिया के प्रमुख लक्षण होते हैं। बिलिरुबिन इसका प्रमुख उत्तरदायी होता है। जब लीवर में डिसफंक्शन होता है, लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है, तो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका संचालन सही प्रकार से नहीं कर पाता है। इसकी वजह से ब्लड में जो है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और पीलिया का शिकार हो जाता है। शिशुओं में आम बात होती है, जो सामान्यतः अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर यही चीज़ बड़ों में होती है तो उनको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनधारी है, यानी कि सबसे बड़ा जो मैमल्स है, बच्चा देने वाला जो सबसे बड़ा प्राणी है, वो कौन सा है, तो वो होगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल बच्चा देने वाला सबसे बड़ा प्राणी है। अगला प्रश्न, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान है जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर, ये 2 जिलों में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे जो है गोडाउन पक्षी पाए जाते हैं, जिन्हें शर्मीला पक्षी भी कहा जाता है। यहाँ पे हिरन भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, लोकटक झील कहाँ स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो यह है मणिपुर। मणिपुर में ये लोकटक झील है। और यहाँ पे जो है ये काबू लामजाओ नेशनल पार्क भी है। यही काबू लामजाओ नेशनल पार्क को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यहाँ पे एक जंतु पाया जाता है जिसे कहते हैं डांसिंग डियर। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद कूद कर जाता है, इसलिए उसे कहते हैं डांसिंग डियर। अगला प्रश्न, मूंगफली उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, यानी मूंगफली का उत्पादन किस मृदा में सर्वाधिक होता है, तो वो है काली मृदा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात के राजकोट में होता है। अगला प्रश्न, आलू पौधे का कौन सा अंग होता है, यानी आलू जो है वो पौधे का कौन सा भाग है, क्या वो जड़ है या फिर तना या फिर पत्ती या फिर फल। तो आलू, लहसुन, प्याज, अदरक उसके तना होती हैं। जैसे ये आलू है, ये इसका तना है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें इसके जड़ हैं, बाकी जो ऊपर रहता है ये आलू की पत्ती होती है। अगला प्रश्न, इंडियन कोबरा का विष शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यानी इंडियन कोबरा जो होता है, इसके काटने से, इसके नाम में ही है को प्लस ब्रा। ब्रा फॉर होता है ब्रेन। जो कोबरा होता है ये ब्रेन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से इसके काटने के ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर जो है इंसान की मौत हो जाती है। तो कोबरा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो कैसा लगा आज का सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
अगर इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।